एमकॉम फाइनल EAFM ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया यूनिट 3 लेक्चर 6 एग्रीकल्चर फाइनेंस स्पेशली किसान क्रेडिट कार्ड, ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि कृषि वित्त क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है। तो कृषि व्यवसाय जो है वो पूर्णतया असंगठित क्षेत्र है। कृषि की जो सफलता और असफलता होती है वो बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करती है, और ये एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पूंजी का तत्व जो है वो उसके लिए एक निर्णायक तत्व होता है। पूंजी की आवश्यकता वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में पहले से अधिक हो गई है। कुछ कृषि कार्य ऐसे हो गए हैं जिनका भुगतान फसल से पहले और प्रति मास करना पड़ता है, जैसे विद्युत है, बिल वगैरह हैं, खाद है, बीज है, दवा की खरीद है, पशुपालन है, ग्रामीण व्यवसाय उद्योग है और एग्रो प्रोसेसिंग है। इनका जो भुगतान है वो हमें फसल से पहले करना पड़ता है या फिर प्रतिमास करना पड़ता है। वैज्ञानिक कृषि के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में जो वित्त है उसका भी महत्व काफी अधिक बढ़ गया है। भारत में जो है वो भूमि का उपविभाजन और अपखंडन जो है उसके कारण कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया है, इसलिए उन पर कृषि करना जो है वो लाभप्रद नहीं रहा है। इसके कारण किसानों की आय भी बहुत कम हो गई है, और इस आय से वो भूमि पर स्थायी सुधार या नई भूमि खरीदने की बात जो है वो सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें अपने दैनिक उपयोग की पूर्ति के लिए भी ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि वित्त क्या है, इसको हम जो समझ सकते हैं उसका आशय जो है वो ऐसे निवेश किए जाने वाले ऐसा धन जिसकी राशि से जो फार्म पर उत्पादकता में वृद्धि में सहायक हो, वो कृषि वित्त कहलाता है। कृषि वित्त के संबंध में सर फ्रेडरिक निकलसन ने एक डेफिनेशन भी दी है, और उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए ऋण लेना अनिवार्य है। उधार लेना ना तो आपत्तिजनक है और ना ही दुर्बलता का द्योतक, लेकिन यदि इस ऋण का दुरुपयोग किया जाए तो ऋणग्रस्तता विपत्ति का द्योतक बन जाती है। तो सर फ्रेडरिक निकलसन ने यह कहा है कि किसानों के लिए ऋण लेना बहुत ही जरूरी है। ऋण लेने के लिए वो आपत्तिजनक नहीं बताते हैं, ना ही उसको दुर्बलता का निशानी बताते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि ऋण यदि लिया जा रहा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि सदुपयोग होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, और दुरुपयोग होता है तो वो विपत्ति का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कृषि वित्त की आवश्यकता। भारतीय किसान के संबंध में एक कहावत मशहूर है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। कृषि वित्त के बारे में ये कहावत काफी अधिक प्रचलित है। भारतीय किसान को इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। यह आवश्यकता है पहली, जैसे कृषि कार्य। किसानों को कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब वो कृषि कार्य कौन से हो सकते हैं, जैसे खेत की जुताई बुआई करना, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, डीजल है। इनके लिए वो अल्पकालीन ऋण प्राप्त करता है, जिसे हम नियमित आवश्यकता भी कह सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है उसकी कृषि का यंत्रीकरण। कृषक के पास में इकट्ठे धन का अभाव होता है। हरित क्रांति में कृषि का यंत्रीकरण जो है वो काफी अधिक बढ़ा है, और यंत्रीकरण में भी मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता हमें रहती है। यंत्रीकरण में जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, पंप सेट है, डीजल इंजन है, जनरेटर सेट है, ये सब इसमें आते हैं। थर्ड है कृषि सुधार। यंत्रीकरण करने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए
नलकूप निर्माण करना चाहिए, भूमि का समतलीकरण होना चाहिए, पक्की नाली का निर्माण होना चाहिए, टैंकों का निर्माण होना चाहिए, मेड़ाबंदी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है। तो ये सब कृषि में सुधार करेंगे तो उसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाएं। हरित क्रांति के बाद में या हरित क्रांति के अंतर्गत ही खेतों में सिंचाई की नई नई पद्धतियों का भी आविष्कार हुआ है, जैसे फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, पाइप सिंचाई, नालियों का निर्माण। इन सब पद्धतियों के माध्यम से आपके सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। तो इन सब के लिए भी हमें वित्त की आवश्यकता होती है। आकस्मिक आवश्यकता, किसानों को कई बार आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। आकस्मिक आवश्यकता क्या होती है? जैसे अकाल आ गया, बाढ़ उत्पन्न हो गई, भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, शीतलहर हो गई, बैलों की मौत हो गई, पंप सेट खराब हो गए, ट्रैक्टर और अन्य संयंत्र यदि खराब हो जाते हैं तो उनके लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पशुधन। किसानों को बैल, ऊंट, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, इन सबको खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति किसान ऋण लेकर कर सकता है। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्य। जो भारतीय किसान है वो गैर कृषि कार्यों के लिए भी ऋण लेता है। इस ऋण का प्रभाव कृषि विकास पर भी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह से पड़ सकता है। वैसे गैर कृषि कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, उन कार्यों के लिए ऋण जरूरी होता है जैसे भोजन है, कपड़ा है, दवाई, पशु चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा, ये कार्य हैं और इनके लिए भी कई बार ऋण लिया जाता है। दूसरा है रीति रिवाज, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी कई बार ऋण लेना पड़ता है, जैसे शादी ब्याह है, नेग है, पुत्र जन्मोत्सव है, मायरा है, मृत्यु भोज है, मुकदमेबाजी है, इन सब के लिए भी ऋण लिया जाता है। तो गैर कृषि ऋणों को गैर उत्पादक होने के कारण चुकाने में काफी कठिनाई आती है। साथ ही ऐसे कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलना भी बहुत कठिन रहता है। तो ऐसी स्थिति में पुनः किसान देशी साहूकार के चंगुल में फंस जाता है। लास्ट पॉइंट है पुराने ऋणों का भुगतान। भारतीय किसान भावनाओं में बहकर अपने बाप दादाओं का ऋण चुकाना अपना धर्म समझते हैं। इससे देशी साहूकारों के पीढ़ी दर पीढ़ी बकाया चलते रहते हैं। मनमाने ब्याज से युक्त ऋण चुकाने के लिए किसान को ऋण लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कृषि वित्त के प्रकार। भारतीय किसान की साख या ऋण संबंधी आवश्यकताओं का वर्गीकरण जो है वो 4 आधार पर किया गया है। तो कृषि वित्त के 4 प्रकार हैं: अवधि के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, जमानत के आधार पर और ऋणदाता के आधार पर। अवधि के आधार पर जो वित्त है उसको 3 भागों में बांटा गया है: अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख और दीर्घकालीन साख। अल्पकालीन साख जो होती है उसमें ऋण 15 माह से कम अवधि के लिए प्राप्त किया जाता है। इसमें जैसे बीज है, उर्वरक खरीदने, उपज की बिक्री, लगान और मजदूरी के भुगतान के अलावा अनुत्पादक कार्यों को भी शामिल किया जाता है। अनुत्पादक कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे मुकदमेबाजी, उपभोग और आकस्मिक आवश्यकताओं के निमित्त गांव के महाजन या सहकारी समितियों से ऋण लिया जाता है। दूसरा है मध्यकालीन साख। ये जो ऋण सुविधा होती है ये 15 माह से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लिया जाता है और ये जो ऋण होता है ये मध्यकालीन ऋण कहलाता है। इसमें कार्य आते हैं जैसे भूमि का समतलीकरण करना है, यंत्रीकरण, बैल खरीदने, सिंचाई व्यवस्था। इन सब के लिए सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिया जाता है और इनकी ब्याज दर जो होती है वो अधिक होती है। तीसरा ऋण है दीर्घकालीन साख। दीर्घकालीन ऋणों की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष से अधिक होती है। इसमें भूमि विकास बैंक और कृषि साख देने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं इस प्रकार की साख जो है वो उपलब्ध करवाती रहती हैं। दीर्घकालीन साख जो होती है वो भू संरक्षण के लिए, पुराने ऋण
ऋण को चुकाने के लिए, बंजर भूमि को खेती लायक बनाने के लिए, नलकूपों का निर्माण करने के लिए, लघु सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए, भारी यंत्रीकरण खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेसर है, ऋण भुगतान करने के लिए, डीजलीकरण करने के लिए, विद्युतीकरण करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों के आधार पर ऋण। जो उद्देश्यों के आधार पर ऋण लिया जाता है उसको दो भागों में बांटा गया है, उत्पादक उद्देश्य और अनुत्पादक उद्देश्य। उत्पादक उद्देश्य में लिए गए ऋण उपभोग के वास्ते होते हैं इसमें, और उनका लेना बुरा नहीं माना जाता है। जैसे फसल के समय किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऋण लेने को कई बार बाध्य हो जाता है, तो उसे उत्पादक उद्देश्य कहा जाएगा। दूसरा है अनुत्पादक उद्देश्य। ये वो ऋण होते हैं जिनका संबंध कृषि कार्यों से नहीं होकर सामाजिक रीति रिवाज और सामाजिक प्रतिष्ठा से होता है। जैसे शादी है, मृत्यु भोज है, मुकदमेबाजी है, नेग है, पुत्र जन्मोत्सव है, इन सब के लिए जब ऋण लिया जाता है तो वह अनुत्पादक उद्देश्य के लिए ऋण कहलाता है। और ऐसे कार्यों हेतु ऋण आसानी से नहीं मिलता है, जो चुकाने में भी हमें कठिनाई आती है। नेक्स्ट है ऋणदाता के आधार पर ऋण। इसके बाद है जमानत के आधार पर ऋण। जमानत के आधार पर ऋण, ये जो ऋण होता है ये प्राय जमानत या गैर जमानत दोनों प्रकार से लिया जाता है। सहकारी संस्थाएं तो भूमि की जमानत पर ही ऋण प्रदान करती हैं, जबकि महाजन या साहूकार जो होते हैं वो बिना जमानत के भी ऋण दे देते हैं। नेक्स्ट है ऋणदाता के आधार पर ऋण। फोर्थ ऋण व्यक्तिगत भी हो सकता है और संस्थागत भी हो सकता है, दोनों प्रकार हो सकता है ये। पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत ऋण वो होता है जो किसानों को साहूकार, देशी बैंकर, व्यापारी, जमींदार, किसान के मित्र और सगे संबंधियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। और संस्थागत ऋण ऐसे ऋण जो किसानों को सहकारिताओं, राज्य सरकारों, अनुचित वाणिज्यिक बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मिलते हैं, उन्हें हम संस्थागत ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि वित्त के स्रोत। अब भारत में जो कृषि वित्त है या साख है उसकी पूर्ति कई स्रोतों से की जाती है, लेकिन साख की प्रकृति, किसान की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर कृषि वित्त को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गैर संस्थागत स्रोत, दूसरा संस्थागत स्रोत और तीसरा है सरकार या सरकारी विकास योजनाएं। तो पहला है गैर संस्थागत स्रोत। जो गैर संस्थागत स्रोत है वो इनमें ज्यादातर देशी बैंकर या देशी साहूकार जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। देशी साहूकार अभी भी देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। इनमें जैसे जमींदार हो सकते हैं, कृषक महाजन हो सकते हैं, पेशेवर महाजन हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, संबंधी या मित्र हो सकते हैं, आड़तिये हो सकते हैं। देशी साहूकारों की जो होती है व्यवस्था, उसमें आपके ये लोग गांव में किसानों की अधिकांश वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और ये व्यक्ति कृषकों को प्राय अल्पकालीन ऋण देते हैं। कृषकों की फसल के विपणन से प्राप्त राशि में से अपना ऋण ये वसूल करते हैं, और इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण काफी महंगे होते हैं और ये किसान से ऊंची दर पर ब्याज भी वसूल करते हैं। एक बार इनके चंगुल में जब कोई किसान फंस जाता है तो उससे मुक्त होना काफी कठिन हो जाता है, और वास्तव में ये किसानों का सर्वाधिक शोषण करते हैं। देशी साहूकारों की अनुचित कारगुजारी के कारण इनका शोषक जो है वो काफी अधिक होता है। आभूषण, पशु, भूमि, यहां तक कि लकड़ियां भी ये कई बार गिरवी रख लेते थे, और अशिक्षित होने का लाभ उठाकर मनमाना हिसाब लिखकर बड़ी ऊंची ब्याज दर पर चढ़ाकर भूमि, भवन हड़पने जैसा कृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। देशी साहूकार सस्ते में खड़ी फसल की भी कई बार बोली लगा लेते हैं, और फिर खाने के लिए भी किसान के पास जो है वो उसे उधार लेना पड़ता है।
इस प्रकार बेगार करवाना, ब्याज जमा नहीं करना, पशुधन खरीदना, समय अवधि के पूर्व ब्याज काट लेने जैसे कृत्य इनके द्वारा निरंतर किए जाते रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शिक्षा के प्रसार, व्यापारिक बैंकों का विस्तार और जागरूकता के कारण अब धीरे धीरे इन पर आश्रितता जो है वो कम हो गई है और हिस्सेदारी भी इनकी घट गई है। साहूकार प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मुंबई ने समय समय पर कानून बनाए हैं और लाइसेंस की आवश्यकता, चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक, अनुबंधों पर प्रतिबंध और कानून के अनुरूप ब्याज दर लेने के प्रावधान भी जो हैं उन रखे गए हैं, जिससे साहूकार शोषण कम हो सके। साथ ही संस्थागत ऋणों की व्यवस्था का भी बड़े पैमाने पर विस्तार और नाबार्ड की स्थापना के बाद साख के निर्गत में हुई वृद्धि ने भी महाजन की भूमिका को घटा दिया है।